Assalamualaikum, welcome to another episode of Park Docs. This is your host Dr. Bilal. हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन द साइकाइट्री डिपार्टमेंट JPMC कराची और उन्होंने अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर ली और इंशाल्लाह जल्द ही वो एक FCPS कंसल्टेंट होंगे. आइए डॉक्टर शेर अली से गुफ्तगू करते हैं. और इस गुफ्तगू से पहले मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो लोग भी साइकियाट्री लेना चाहते हैं, जो MBBS में हैं या MBBS करने वाले हैं या MBBS कर चुके हैं या हाउस जॉब में हैं, उनको ख़ासी मदद होगी इस वीडियो देखने के बाद. और वो इस वीडियो से एक उनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि फील्ड चूज़ करनी है उनके लिए मुनासिब है या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन विद शेर अली. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शेर. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू, आपने बुलाया हम लोगों को आज. नहीं, बहुत अच्छा लगा. शेर, आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. अनीस हुसैन गुलशन नीपा पे एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था. हम दोनों पीछे बैठ के बायोलॉजी की क्लास लिया करते थे डॉक्टर सलमान की. जी बिल्कुल. क्या उस वक्त आपको आइडिया था कि हम दोनों साइकियाट्रिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बन जाएंगे? यार उस वक्त तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हाँ इतना तो था कि शायद डॉक्टर बन जाएंगे. उस वक्त इतना, क्योंकि हम लोग वो MCAT जो होता है जो होता है उसकी भी तैयारी हमने साथ ही वहाँ पे स्टार्ट की. तो इतना तो आइडिया था कि डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन आगे क्या बनेंगे, साइकाइट्री तो शायद मैंने दूर दूर तक नहीं सोची थी उस वक्त. बिल्कुल. इनफैक्ट कोई भी नहीं सोच रहा होता उस वक्त. बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि आगे क्या करना है. बस यही था कि बस डॉक्टर बन जाएंगे. तो जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, बस ज़िंदगी फिर सेटल डाउन हो जाएगी, मज़े में हो जाएगी. हमारा भी यही था, बस डॉक्टर बन जाएं फिर आराम ही आराम होगा ज़िंदगी में. अच्छा, बाय द वे अनीस हुसैन से मुझे याद है, डॉक्टर नहीं, सॉरी सर, इमरान यामीन थे फिज़िक्स के. जी बिल्कुल. बड़ा अच्छा पढ़ाते थे वो. हाँ सर, आप अगर देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया. और कुछ और टीचर्स ऐसे थे जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं पढ़ाते थे. प्लीज़ कोचिंग सेंटर चूज़ करते वक्त ये ज़रूर देखिए कि टीचर जो है वो एग्ज़ाम रेलिवेंट पढ़ा रहा है आपको या सिर्फ एक बातें कर रहा है. तो एक पॉइंट मुझे मेरे दिमाग में आया. शेर यार, आपकी जर्नी के बारे में मालूम करते हैं. स्कूल कौन सा था? स्कूल इनिशियली मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में था जो सदर में है. फिर उसके बाद क्लास 8 में मेरा स्कूल चेंज हुआ था, मैं बिकन हाउस में आ गया था. फिर वहाँ से मैंने वो लेवल्स किया. और फिर जैसे कि ये एक सोच है हमारी कि भाई जिसको अगर इंजीनियर और मेडिकल करना है तो वो कॉलेज साइड पे आ जाए, A लेवल में ना आ जाए, इंटर कर ले वो. इंटर कर ले, क्योंकि जी वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है तो नंबर बिल्कुल. कटते हैं, ये होता है वो होता है. इसमें कितनी हकीकत है? हकीकत है, क्योंकि जब मेरा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आया था तो मेरे नंबर कटे थे, अच्छे खासे नंबर कट गए थे. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने कटे थे, लेकिन अच्छे खासे नंबर कट गए थे. तो उसकी वजह से जो कॉलेज की मेरिट थी फिर उस हिसाब से बनती है. फिर आप कॉलेज आपने कहाँ से? फिर मैं इंटरमीडिएट मैंने जो है वो गवर्नमेंट जो गुलशन कॉलेज है जो इधर है अपना गुलशन इकबाल में ही है. जी जी बिल्कुल. वहाँ से मैंने बिल्कुल वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट जी इंटर किया अपना. फिर उसके बाद वो फड्डे वगैरह करें, पॉलिटिक्स में थे आप? नहीं, उस वक्त तो एज सच कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं इन चीज़ों में. क्योंकि हमारी नहीं था उस फैमिलीज जो है ना वो बहुत इस बारे में हमें वार्न कर देती हैं कि हाँ बिल्कुल. इनिशियली अब्बा ने कह दिया था कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा, कुछ हुआ तो ठीक है ना, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने. तो कॉलेज जाते थे आप? कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रैक्टिकल के लिए जाया जाता है अमूमन. तो हम भी प्रैक्टिकल के लिए ही जाया करते थे और उसी तरह से गए प्रैक्टिकल्स के लिए यूजली, और फिर एग्ज़ाम देने गए. फिर मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया आपने? बिल्कुल. जैसे हम सबका ख्वाब होता है कि जी डाउन में एडमिशन हो जाए, तो वो नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट रिग्रेट दैट. मुझे उसका कोई वो नहीं है. हमदर्द में यू एंटर इनटू अ स्पेशलाइजेशन वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती. ये जब आप एक दफ़ा मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं और जब उसके बाद फिर आपको कुछ इवन के स्कूलिंग का भी कोई, आई वुडंट से कि कोई स्कूलिंग भी अगर कोई आप बहुत ही कोई बड़े स्कूल से कर रहे हैं, वो भी कोई ऐसी चीज़ आपने बस पढ़ा सही हो, अच्छा पढ़ा हो, ये चीज़ माने रखती है. ये स्कूलिंग फलां स्कूल ये चीज़ें माने इतना मेरे ख्याल से नहीं रखता. राइट. अच्छा, हाउस जॉब कहाँ से किया आपने? हाउस जॉब मैंने अपनी जो मेरा पेरेंट हॉस्पिटल था हमदर्द का, क्योंकि मेरा MBBS हमदर्द से, तो उसी का जो पेरेंट हॉस्पिटल था ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहीं से मेरी 1 साल की हाउस जॉब मैंने वहीं से की है. अच्छा, हाउस जॉब के बारे में मैं सबसे यही पूछता हूँ कि जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब करें या प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउस जॉब करके पढ़ाई कर लें अपनी? देखिए, मैं हाउस जॉब को, मैं एक बात को मैं अब सोचता हूँ कि मैंने
आई शुड हैव गॉन फॉर अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। हाउस जॉब को बिल्कुल पढ़ाई करें, मैं ये नहीं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। ये जो एक वो है ना कि जी टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पढ़ाई का टाइम प्रॉपर मिलता है, वहाँ लेकिन पे भी मिलता एक्सपोजर है। के हिसाब से। बिल्कुल, जो एक्सपोज़र आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल देता है, तो पेशेंट डील करने का, पेशेंट समझने का, वो आपको लाइफ़ लॉन्ग काम आता है। वो आपको सिर्फ़ ये नहीं कि हाउस जॉब में, उसके बाद भी वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल देता है काम करने का, डिसीज़न मेकिंग का, बिल्कुल, वो जो चीज़ आती है, वो पब्लिक सेक्टर वो हॉस्पिटल। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल से आई वुडन्ट से कि वो चीज़ आती है। मैं यंग डॉक्टर्स को एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि बेशक आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हाउस जॉब कर रहे हो, लेकिन ज़रूर अपना कुछ 3 या 6 महीने का एक्सपोजर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ज़रूर अपने आप को एक्सपोज कराइए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जैसे कि उन्होंने कहा कि पेशेंट डीलिंग, डिसीजन मेकिंग और सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो आप सीखते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप मिल रहे होते हैं एक वक्त में, तो वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अपना ज़रूर स्पेशलाइजेशन से पहले जो है ना, जैसे BHUs का सिस्टम है पंजाब में, जी, तो बिल्कुल। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छा शयार, साइकेट्री कैसे सेलेक्ट किया? साइकियाट्री, अच्छा, अगर मैं अपनी स्पेशलाइज़ेशन की बात करूँ तो इनिशियली आई वांटेड कि मैं कार्डियो में चला जाऊँ। उसके बाद एनेस्थीसिया का भी माइंड बना, आपको पता ही होगा, मैंने हर चीज़ आपसे शेयर तो हुई भी है। किस किस अ, टाइम पे ये आप सोचते थे? ये 3rd ईयर, 2nd ईयर की बात है। सही है। फिर 4th ईयर में जब हम आए तो हमारी साइकियाट्री की रोटेशन हुई, MBBS फोर्थ ईयर में। एमबीबीएस 4th ईयर में। तो उस वक़्त हमारे साइकियाट्री के टीचर थे डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब, आप भी वाकिफ़ हैं उनसे। तो जब उनको देखा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त थी यस, और पेशेंट डीलिंग जो थी उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आई एग्री। और वो चीज़ कहीं न कहीं माइंड में बैठ गई कि यार यही करना है। और फिर जब हाउस जॉब की साइकियाट्री में उनके साथ, तो समझ में आई चीज़ें, अच्छी लगने लगी चीज़ें। फिर मैंने डिसाइड किया आई थिंक अपने 4th ईयर में, और फाइनल ईयर तक ये चीज़ पक्की हो गई कि हाँ यार मुझे साइकियाट्री की तरफ जाना है। अगेन आपने ये देखा कि कितनी रेलेवेंट होती है हाउस जॉब उस फील्ड में करना जिसमें आपको स्पेशलाइज करना हो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल, हाउस जॉब आपको आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें हाउस जॉब ज़रूर करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार आगे चल के क्या, क्योंकि आप हर उस फील्ड के बंदे से मिलेंगे जब आप हाउस जॉब में बिल्कुल आएँगे। बिल्कुल। वहाँ पे रेज़िडेंट्स होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, उनसे बातचीत होगी। तो आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएँगे आप, हाँ यार यही चीज़ मुझे करनी है, यही बेहतर चीज़ है मेरे लिए। अच्छा, डॉक्टर माजिद अली आबदी का आपने जिक्र किया, हमारे भी वो टीचर थे। एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लैंग्वेज, ईदर व्हेन ही वुड स्पीक इन इंग्लिश, और जब वो उर्दू में बात करें तो बड़े एक शगुफ्ता अंदाज में वो बात करते थे, बड़े नफीस आदमी थे। और एक मुझे उनका जो केस याद है वो ये था कि MR का बच्चा था, मेंटली रिटार्डेड बच्चा था वो, और वो OPD में आया और उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। जब उसने टेबल से चीज़ें फेंकना शुरू कर दी तो उस पर मैंने कहा कि सर गुस्से में आएंगे और अपने टेक्नीशियन को बोलेंगे कि इसको बाहर निकाल दो, इनके पेरेंट्स को बोलेंगे बाहर लेके जाइए। और यकीन कीजिए कि सर ने एक हल्का सा स्माइलिंग फेस है सर का, और वो बच्चा चीज़ें गिराने के बाद सर के बटन्स टाई करने लगा। सर का एक बटन नहीं वाला लगा दिया उस बच्चे ने, सर के हाथ के बटन लगा दिए, सर ने उससे बटन लगवाए पूरे, और सर ने कहा क्या खाओगे, बिरयानी मंगवाऊँ तुम्हारे लिए। तो मुझे उसको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिली, और इनफैक्ट मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साइकेट्री लेने का आपको पता ही इरादा था। तो ये इस तरह के लोग बड़े इंस्पिरेशनल होते हैं। सर अगर देख रहे हो तो सर को बड़ा सलाम है, आके मिला नहीं हूँ FC बस के बाद आके मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे सर। ठीक है शयार, मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखते हुए एक और सवाल करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को साइकेट्री में आना है, वो MBBS कर रहा है अभी, जिस तरह हम लोग भी कर रहे थे 4th ईयर, गाइडलाइन कोई नहीं थी, बताता कोई नहीं था कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, मरीज़ कैसे देखते हैं, क्या रूटीन होता है, किस तरह के मरीज़ होते हैं। अच्छा, हम ये समझते थे कि साइकेट्री ये होती है कि एक AC वाली OPD में बैठ कर लंबी लंबी बातें और एक चाय का कप, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जब हम इन डेप्थ गए तो हमें पता चला कि साइकेट्री एक बहुत हैवी फील्ड है, हैवी ऑन योर सेल्फ, ऑन द हेड। और साइकेट्री में रेप केस भी आता है, असॉल्ट भी आती है, साइकेट्री में सेक्सुअल अब्यूज़ भी आता है। तो एक साइकेट्रिस्ट जो बनने वाला बच्चा है, आप उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये कि अगर साइकियाट्री में आना हो तो बड़ा पक्का फ़ैसला करके आएँ, क्योंकि साइकियाट्री में जब आप आ जाते हैं ना, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं ना, वो आपके ऊपर आई वुडन्ट से क्लोज़ हो जाती हैं,
लेकिन ये है कि साइकियाट्री में बड़ा पक्का फैसला करके आएँ, क्योंकि फिर आपने जब 4 साल रेज़िडेंसी कर ली, क्योंकि आप मेडिसिन से, सर्जरी से बहुत दूर हो जाते हैं, तो आप रेज़िडेंसी कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इतना कोई उसका कोई अमल दखल नहीं है। जब आ जाते हैं ना इसमें, तो बड़ा पक्का फैसला करके आएँ साइकियाट्री में, ताकि आपको लेटर ऑन रिग्रेट ना करना पड़े। ये सोच के ना आए कि यार चिल फील्ड है, मज़ा करेंगे, एन्जॉय करेंगे और मज़े में वो गुज़र जाएगा। बिल्कुल। ये सोच के बिल्कुल भी ना किसी भी फील्ड में ना जाएँ अव्वल तो। उसके बाद जी पार्ट 1 होता है, साइकियाट्री का पार्ट 1 अलग से होता है। अच्छा, ये तो मैं ये आपसे बोलना चाहता था कि हाउस जॉब के बाद आपने एफसीपीएस पार्ट 1 जी, साइकियाट्री एफसीपीएस में दिया। पार्ट 1 मैंने साइकियाट्री में ही लिया था, अलग से होता है पार्ट 1 साइकियाट्री का। माशाल्लाह, आप तो उन लोगों में से हैं जो ठग से आपने पार्ट 1 हाँ, निकाला वो अल्लाह का शुक्र और है, हम ख्वार होते रहे एफसीपीएस अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट बस वो लेकिन वो पूरा चीज़ें ग्रुप, इनफैक्ट हमारा पूरा हाँ, ग्रुप फेल हो गया था। बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ें आई वुड से कि वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ये मैं यंग लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो मायने नहीं रखती कि पार्ट 1 कब निकल रहा है। ये चीज़ें मायने ये नहीं रखती, बहुत बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, लगे रहें, निकलेगा। हमारे एक जो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उनका 8th अटेम्प्ट में पार्ट 2 निकला, उफ। लेकिन वो लगे रहे। और आपको एक मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, ऑफ्थल्मोलॉजी की भी एक थी जिसमें जी, 8वीं बिल्कुल, अटेम्प्ट में जिनका बिल्कुल, निकला उनका था पार्ट 8th 1 में। निकला था, बिल्कुल। तो ये है कि पार्ट 1 साइकियाट्री में होता है, तो वो आप दे के देन यू इनफैक्ट कैन एक सॉरी जनरल सर्जन भी थे जो हमारे सीनियर थे, जो 10th अटेम्प्ट में निकला था जिनका, वो डिप्रेस्ड हो गए थे। आई थिंक वो ऑर्थोपेडिक में ही चले गए थे, जिनकी जी जी मैंने जी अभी जी बात जी की जी है। जी तो जी। उनका 8th अटेम्प्ट अच्छा, में 8 में निकला था उनका। पार्ट 2 निकला। तो ये है कि तो डिप्रेसिंग तो होता है लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली डिप्रेसिंग होता है, वो रिवॉर्डिंग फेज़ भी जो है। होता है वो डिप्रेसिंग होता है, लेकिन जब निकल जाता है तो बड़ी वो फिर चीज़ें वो मायने नहीं रखती, वो आधे टाइम मायने नहीं रखते, जब एक दफ़ा आप कर लेते हैं। शयार, आपने बड़ी अच्छी रेजिडेंसी गुजारी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल पेशेंट्स बहुत रेफ़र किए, और इवन आपकी इनिशियल रेजिडेंसी से माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टेक केयर किया मरीज़ों का और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया। मुझे ये पूछना है कि एज अ रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट जो R1 या R2 हैं, क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, जब इनिशियली आप आते हैं साइकियाट्री में, तो इनिशियली थोड़ा-सा आपको ना एक जब आप स्पेशली जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप रेज़िडेंसी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली 500 की ओपीडी होती है 1 दिन की, उफ। ठीक है ना? तो वो हर तरह का मरीज़ आता है। तो कभी-कभार आपको ऐसे केसेज़ आ जाते हैं, जैसे कि आपने अभी ज़िक्र भी किया है जी हाँ, कि जी वो हाँ। सोशली बड़े डिप्रेसिंग जी केसेज़ हाँ। होते हैं। तो वो कभी आपको बड़ा हिट करता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया? लेकिन उस वक़्त अपने आप को काम रखें, ठीक है ना? साइकियाट्री में आने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात की बहुत। नंबर 2 ये कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। ये मरीज़ आपसे बात करने आया है, वो तो बात करेगा अपनी, वो तो अपनी अपनी बात भी करेगा, अपने पड़ोसी की बात भी बताएगा, वो तो बात करेगा आपसे। वो तो आपसे करने ही आया है और आपका बिल्कुल। काम है सुनना। और वहीं से आप चीज़ें जो हैं वो पिक करते हैं, पिक पॉइंट करते हैं। करते हैं, अपनी चीज़ें पिक करते हैं। तो एक तो ये है कि काम रहें, ठीक है ना? रेज़िडेंसी कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होती कॉल्स के साइकियाट्री हिसाब से क्या होती है? साइकियाट्री की रेज़िडेंसी कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होती, ठीक है ना? जैसे सर्जरी की या मेडिसिन की टफ़ होती है, इतनी कोई टफ़ नहीं होती। अभी 6 डे पे कॉल होती है अच्छा, 6 यूजुअली, डे या पे 5th कॉल डे होती पे है। कॉल होती है। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में ऑब्वियसली पेशेंट्स आते रहते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आपको मुस्तकिल भागना पड़ रहा है आपको, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक तो आपने मरीज़ बताया इस तरह के, एक मरीज़ है जो बिल्कुल ही एग्रेसिव हुआ है, वो मार धाड़ के चक्कर में और वो चीज़ें उठा के मार रहा है, तो उसको आप इनिशियली क्या करते हैं? देखिए, बिल्कुल इससे मुझे याद आ गया कि एक हमारे पास हम जब रेज़िडेंसी कर रहे थे, मैं ओपीडी करके वापस आया ऊपर, जब बेड्स देखने गया अपने, वो मेरा ही पेशेंट था, मेरे ही बेड पे पेशेंट एडमिट था। जब मैं ऊपर चढ़ा तो देखा कि सब लोग नीचे खड़े हुए हैं, सब पेशेंट नीचे खड़े हैं, सारा स्टाफ नीचे खड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर बेड 13 पे। मैंने कहा हाँ वो तो मेरा है सर, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और उसने वार्ड में बड़ा तोड़-फोड़ मचाई हुई है उसने, ओह। और अब क्या करना है? अगर ऐसा फ़ेज़ आए हम्म। तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। ये नहीं कि आप उसमें चले जाएँ, क्योंकि पेशेंट को उस वक़्त काम डाउन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो वो जाता है। हिस्टेरिकल हुआ है, कुछ भी कर सकता कुछ है। भी कर सकता है। तो उस वक़्त अपनी सेफ्टी देखते हुए आप उसको अगर वर्बली डिसेलरेट कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। वरना उसके लिए ज़ाहिर है एक टीम मौजूद होती है, स्टाफ मौजूद होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। आप उनको बुला के, उसको रिस्ट्रेन करके, इंजेक्टेबल्स लगा के उसको काम डाउन कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त अपने आप पे बहुत काबू रखना होता है, अपने आप को बहुत कंपोज़ करके रखना होता है। ये नहीं कि हम खुद पैनिक कर जाएँ, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर हम खुद पैनिक कर जाएँगे तो हम नहीं सँभाल सकते मरीज़ को, वो और ज़्यादा नुकसान कर सकता है इन चीज़ों में। शहरी दुनिया आपको डॉक्टर शायर अली के नाम से जानती है, मैं आपको शहरी बोलता हूँ। जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं आप? क्योंकि मुझे पता है कि साइकियाट्री में कैसे केसेस आते हैं, आप मुझसे अक्सर शेयर भी करते हैं, मैं सुन के डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो जब आप खुद हैंडल करते हैं तो आपको क्या होता होगा, मैं सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि
अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए जब घर आके अपने आप बीवी बच्चे से मिलते हैं, तो आप रास्ते में अपने आप को किस तरह नॉर्मलाइज करते हो? घर आके आप अपने आप को क्या करते हैं कि आप वापस रिवैम करके और अपने आप को दोबारा आप कल के लिए रेडी करते हैं? क्या करते हैं कुछ? देखिए, एक चीज़ जब मैंने शुरू में मैंने अपने वालिद साहब से सीखी, मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर हैं आपको पता है। माशाल्लाह। तो वो मैंने उन्हें ये सीखी कि भाई वो चीज़ जो हो गई है वो हॉस्पिटल में ही छोड़ के आनी है, ठीक है ना? वो हॉस्पिटल में छोड़ के आनी है, आपने हॉस्पिटल में ही उसको डील करना है। घर आके उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप डील करें। दूसरा ये कि एक चीज़ होती है माइंडफुलनेस, एक अच्छा। चीज़ होती है, जिसको हम अक्सर बच्चों को कहते हैं ना, यार ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा आधा ध्यान मोबाइल में, कैसे पढ़ोगे, याद नहीं होगा। तो ये चीज़ इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। अच्छा। जो चीज़ करें, जब घर आ जाएँ, जो चीज़ करें, पूरे ध्यान के साथ एन्जॉय करके करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, एक ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक लेने का मतलब अक्सर ये नहीं है, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ, कि ब्रेक लेने का अक्सर मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टी लेके यूरोप चले जाएँ, ये हरगिज़ मतलब नहीं होता। ब्रेक लेने का मतलब यही होता है कि एक संडे इवनिंग आप पार्क में जाके बैठ जाएँ फैमिली के साथ। तो एक टाइम अपनी फैमिली के साथ, जिस चीज़ जो आपको मज़ा देती है, ये दोस्तों के साथ बैठना। पार्क्स वाली पिकनिक्स खत्म हो गई हैं। हम लोग जाते थे, बिल्कुल, चादर बिछाते थे सफारी बिल्कुल, पार्क में बिल्कुल। और खाना वो लेके अब जाते थे। बिल्कुल, हाँ। वो एक बिरयानी की हाँ, हाँ, पतीला और वो बिल्कुल, आम होते थे, बिल्कुल, और यार नॉर्मली कर हर कोई करता था ये। बिल्कुल। तो वो वो खत्म, अब मॉल्स का रुख कर लिया लोगों मॉल्स ने। का रुख के लिए तो उससे कोई आपको जो अच्छा अगर मॉल में जाना आपको पसंद है, आपको आप उससे अपने आप को रिलैक्स फ़ील करते हैं, ठीक है मॉल में चलिए। आई वुड से कि जो चीज़ आपको आप जिससे सूदिंग। सूदिंग होती है आपके लिए, बिल्कुल। जिससे आप एन्जॉय करते हैं, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी पसंद है, जैसे हमको क्रिकेट पसंद है, अक्सर हम लोग खेलते भी हैं क्रिकेट, बिल्कुल। वो चीज़ करें, तो वो चीज़ अपने ज़रूर करें, ताकि आप अपने आप को नॉर्मलाइज़ रखें, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी भी अक्सर मेरे पास जो फैमिलीज आती हैं, तो क्योंकि हर डॉक्टर कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर रहा होता है, बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूँ कि अब मॉल्स के बजाय अगर आप पार्क्स का रुख करेंगे, नेचर है ना, बिल्कुल, ग्रीन चीज़ें देखते हैं, बिल्कुल, बच्चा खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है, बच्चे को भगाइए, बिल्कुल, आप खुद थोड़ा दौड़ें उसके साथ, बिल्कुल। वो बड़ा मेंटली हेल्दी है। ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली। लोगों ने बल्कि छोड़ दिया है ये सब उसकी कुछ। कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट अच्छा, शेयर मैं हर एक से ये सवाल करता हूँ, नॉर्मल डे एट वर्क मुझे पहले आप बताइए अपना, और फिर एक कॉमन मरीज किस कंप्लेन के साथ आता है साइकेट्री डिपार्टमेंट में? नॉर्मल डे अगर ओपीडी का दिन है हमारा, जी। तो उसमें ये है कि सुबह हम 9 बजे ओपीडी शुरू हो जाती है। तो इनिशियली हम जाके ओपीडी स्टार्ट करते हैं, 1 बजे तक ओपीडी होती है। उसके बाद फिर जो पेशेंट्स होते हैं, जो बेड्स पे पेशेंट होते हैं, एज़ अ रेज़िडेंट वो अपने जो आपके होते हैं उसका फ़ॉलो-अप करना, वो चीज़ें करना। अगर इसके अलावा ओपीडी डे नहीं है, तो हम 9 बजे तक पहुँच के इनिशियली, क्योंकि राउंड शुरू होता था 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक। तो इनिशियली आप जाके अपने बेड्स देख लें, उनकी हिस्ट्री जो आपने पहले ली हुई है वो रिव्यू कर लें, वो चीज़ें हो जाएँ। पेशेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। रेज़िडेंसी में अगर आप पेशेंट को टाइम नहीं देंगे, रेज़िडेंसी का कोई फ़ायदा नहीं है। किताब बिल्कुल दें, किताब पढ़ें, मैं ये नहीं कहता किताब ना पढ़ें, लेकिन पेशेंट को भी टाइम दें। उसके अलावा फिर कुछ टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासेस होती हैं, वो हम लेते हैं। 2:30 बजे तक ऑफ हो जाता था, उसके बाद हम घर चले जाते थे। सही है। अच्छा, पेशेंट की जो कॉमन कंप्लेन होती है कि अच्छा, क्योंकि डिप्रेशन की या एंग्ज़ायटी की, साइकियाट्री की इतनी कोई वो नहीं है हमारे पास, नो हाउ। नो हाउ नहीं है, और स्टिग्मा जनरल भी, अवेयरनेस कम है बहुत। अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ये कोविड के बाद से थोड़ा-सा स्टिग्मा कम हुआ है, लोगों को पता चला, बिल्कुल। अवेयरनेस आई है लोगों को। नॉर्मली जो पेशेंट आता है, अगर वो डिप्रेशन में है, तो वो यूजुअली सोमैटिक कंप्लेंट्स के साथ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर साहब सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, गैस का गोला बन जाता है पेट में जो दिमाग पे चढ़ जाता है, वो अमूमन ये कंप्लेंट्स करता है। सोमैटिक कंप्लेन्स हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता सोमैटिक दें। कंप्लेंट्स ये होती हैं जो बॉडीली कंप्लेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे जिस्म में दर्द हो रहा है, टाँगों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस का गोला बन रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। हालांकि असली में वो अमूमन है दिमागी प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो वो जब हम सुनते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर जाके पता चलता है कि हाँ, या ये डिप्रेशन या ये एंग्ज़ायटी बिल्कुल। अमूमन उसमें है, तो फिर वहाँ से चीज़ें हम लेके चलते हैं इस तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्राइवेट जॉब्स भी माशाल्लाह आप करते हैं, क्लिनिक्स, तो अम, एक साइकेट्री का सीनियर रेजिडेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जो कि इंशाल्लाह एफसीबीएस अभी कर लेगा, अभी उसने किया नहीं है, वो कितने पैसे कमा सकता है? एक ब्रैकेट आप मुझे। देखिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, माशाल्लाह। ठीक है ना, तो ज़ाहिर है उसकी भी मेरी एक सैलरी है, 17 ग्रेड की में है मेरी। उसके अलावा जो प्रैक्टिस हैं, पाकिस्तान में अमूमन लोग ये बातें करते हैं कि जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और ये बोल के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने को मैं मना नहीं करता, बिल्कुल जाएँ। मैं ये नहीं है कि बाहर जाने को मना नहीं है, लेकिन ये कह के ना जाएँ। पैसा है, पैसे का कमाना आना चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए।
ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि आप घर बैठे रहें और आप कहेंगे मुझे मैं कमा लूँ, ऐसा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब है और थोड़ा प्राइवेट भी कर लेते हैं तो यू कैन टच ईज़िली 2 से ढाई आप टच कर सकते हैं। एंड द मोमेंट यू बिकम अ कंसल्टेंट वो फिर आप उसको और ऑब्वियसली फिर वो स्केल अप कर जाती हैं, वो चीज़ें स्केल अप कर जाती हैं। सही है। तो शादी आपने कब की? ये मैं ऑडियंस के लिए पूछा हूँ, मुझे तो सब पता है। शादी जो है वो हाउस जॉब के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी, 2017 मेरी यानी शादी कि हुई। वो जो मिथ है कि आप पढ़ नहीं सकते शादी के बाद, वो गलत नहीं, है। आई थिंक ये चीज़ जो है वो हम दोनों ने ही बिल्कुल। इसको किया, आपने आपकी तो मेरे से पहले हुई। मैं तो फाइनल ईयर में कर जी, ली थी। बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेगम भी आप जानते ही हैं, वो भी आप डॉक्टर दोनों ने हैं। पढ़ाई की है बिल्कुल, बाद वो भी में? डॉक्टर हैं, वो पीडियाट्रिशियन उनकी रेज़िडेंसी अभी खत्म हो गई है, एग्ज़ाम बिल्कुल। के लिए वो तैयारी कर रही हैं आप लोग अपनी। आई थिंक गालिबन हाउस जॉब में थे दोनों जब शादी की आप लोगों ने? हाउस जॉब के फ़ौरन बाद। अच्छा, हाउस कर ली जॉब थी। खत्म हुई है हमारी मई में या मार्च में हाउस जॉब खत्म हुई है, उसके बाद जून में फिर हमने शादी कर ली थी और जब रेज़िडेंसी मेरी स्टार्ट हुई थी, उसी इस साल ही बेटा भी था मेरा, हो गया अच्छा, था। आपको एक डॉक्टर माजिद की बात याद होगी कि जो शादी करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और वो अपने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हर एक का अपने अपना बिल्कुल, अपना सर्कमस्टांसेस हैं। बिल्कुल, कोई मुआशी किसी का बिल्कुल। डिस्टर्बेंस है तो वो तो नहीं फ़ौरन कर सकते हैं। मैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेंटली आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आप। और उल्टा ये होता है कि आप एग्ज़ाम्स जल्दी क्लियर करते हैं। आई थिंक वो एक मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि आपको डिसीजन अपने हद तक और अपनी बेगम के हद तक और बच्चे के हद तक आपके डिसीजन ही होते हैं जो आप ले रहे होते हैं, बिल्कुल सही कहा। और ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन में वो मैच्योरिटी आ जाती है, जो शायद मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिसीजन में मैच्योरिटी आ जाती है, जो एक इमेच्योरिटी रहती है आपकी, क्योंकि आप उस वक्त एक बिल्कुल बैचलर जो होते हैं, आपको कोई वो नहीं है जो दिल चाहे करते फिरो। बिल्कुल सही बोला। तो वो एक मैच्योरिटी शायद डिसीजन में आती है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करती है। अच्छा शहरी, मैंने हाल ही में अपने दो दोस्तों को साइकेट्री में रेफ़र किया, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। उनमें से एक मैंने आपके पास भी भेजे थे। तो बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ये बताइए कि अच्छा, डॉक्टर्स में बहुत कॉमन है डिप्रेशन। मुझे ये बताएं कि आसान सी बातों में मुझे ये बताएं कि जो हमारे एमबीबीएस के लोग हैं, जो हमारे यंग रेजिडेंट्स हैं, वो किस तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कम कर सकते हैं और अपना खुश रह सकते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने पहले बात की कि जो करें, एन्जॉय करें उस चीज़ को, भरपूर एन्जॉय करें। एमबीबीएस के जो 5 साल होते हैं, हमने इस फ़िक्र में ना गुजारें कि इस आप फ़िक्र में ना गुज़ारें कि आगे क्या होगा। Absolutely. एग्ज़ाम्स हैं, बिल्कुल हैं, सूनर और लेटर एग्ज़ाम पास हो जाएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मतलब ठीक है? हमारी तरह गुजारें जिस तरह हमने बिल्कुल, गुजारा। जिस तरह हमने गुज़ारे, आई वुड बिल्कुल हमारी तरह गुज़ारें। एक हमने ऐसा भी दिन आया कि हमने बैट बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हमने कहा हम पूरे दिन खेलेंगे आज, बिल्कुल, एक भी क्लास नहीं लेंगे। बिल्कुल, हमने ऐसे ही किया और हम उस चीज़ को आज एन्जॉय करते हैं और बहुत मेमोरीज शुक्र हैं। करते हैं कि यार हमने ये सब किया। एन्जॉय करें अपने जो 5 साल हैं। हर चीज़ को सिर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो बच्चे कि ज़रा मैं जेपीएमसी में हूँ, तो जेएसएमयू के बच्चे आते हैं वहाँ जी पे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनको मैं यही कहता हूँ कि यार जो है अभी, जो अभी कर रहे हो ना, उसको एन्जॉय करो, ठीक है ना? और अगर कुछ अल्लाह ना करे प्रॉब्लम होती भी है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, उसको आइडेंटिफ़ाई करो और हेल्प लो। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट उसके बात। बारे में अगर आप हेल्प ना लें, नहीं यार कोई क्या कहेगा, फलाँ मुझे तो नफ़सियाती कह देगा, जैसे वो बिल्कुल, हमारे कहते हैं पागल कह देगा, बिल्कुल। तो ये ना सोचें, ठीक है ये ना? जो स्टिग्मा है ना हमारा। बिल्कुल, तो उसको हेल्प लें, लुक फॉर हेल्प, किसी से भी लें लेकिन हेल्प लें, ताकि वो आपको मदद करेगा, वो आपको बताएगा कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, ताकि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी सुकून से रहे, आप सुकून से रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हॉबीज़ बड़ी ज़रूरी हैं इसमें। असल बिल्कुल, में आजकल हो ये रहा है कि रैट रेस में जो लग गई है हमारी कॉम इन जनरल ग्लोबली भी, बिल्कुल, तो वो रैट रेस का प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पसंद के काम छोड़ बैठते हैं और इसकी वजह से आपका बिल्कुल, मेंटल ऑब्वियसली, हेल्थ स्टेटस अफेक्ट हो ऑब्वियसली, जाता है। ऑब्वियसली। शयार, एक कॉमन सवाल जो सबसे मैं करता हूँ आपसे भी करूँगा। इफ़ यू कैन गो बैक इन टाइम 5-8 साल 10 साल पहले आपको मैं ले जाऊँ और आपसे पूछूं कि कौन सी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे, तो क्या जवाब होगा? यार 5-8 साल पहले तो आई थिंक मैं 4th ईयर में ही होंगे मेरे ख्याल जी से जी हम, जी जी। तो आई वुड से कि यस, मैं साइकियाट्री ही लूँगा अच्छा, और ये आप दिल से कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ। माशाल्लाह। ऑल्दो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपको पता है, चीज़ें आई वुडंट गो इन दैट डिटेल, लेकिन मैं फिर भी साइकियाट्री ही लूँगा बिकॉज़ मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा। ऑब्वियसली पेशेंट्स मैंने बहुत देखे हैं और बहुत नेगेटिव बातें भी सुनी हैं और बहुत नेगेटिव इश्यूज़ सुने हैं।
मुझे एक पेशेंट मुझे अपना याद है कि जो शिज़ोफ्रेनिक था, शिज़ोफ्रेनिया का किसी के लिए वो साइकोटिक एक बीमारी होती है, साइकोटिक बीमारी होती है उसको। वो काफ़ी साल से अनस्टेबल था और वो जब मेरे पास आए जना में, मेरी कोई उसमें कोई वो नहीं है, मेरी कोई वो नहीं, अल्लाह ताला की अल्लाह की तरफ से तरफ से था, होता है। अल्लाह की तरफ से था। वो ठीक हो गया, वो माशाल्लाह। ठीक हुआ और उसने मेडिसिन जो है बहुत हद तक कम हो गई, वो अपनी जॉब पे चला गया, अरे वाह! उसकी शादी हुई। तो वो जो एक सैटिस्फैक्शन है जो अभी भी वो आते हैं अगर कभी दिखाने के लिए, वो जो एक चीज़ है ना, एक साइकोटिक पेशेंट को एक बिल्कुल ही उफ़, नॉर्मल ट्रैक पे लेके रिवैम्प आना। करके, रीसेट अल्लाह करके के हुक्म से। वो किया, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ। तो ये एक चीज़ बड़ी क्योंकि साइकोटिक पेशेंट की जो मिज़री होती है ना, वो हम देखते हैं, उफ़, ठीक है ना? और उसकी फैमिली जिस जिस कर्ब में होती है, वो हम देखते हैं। और वो चीज़ अगर सही हो जाती है ना जब, तो वो बड़ी एक सैटिस्फैक्शन सूदिंग है। बिल्कुल। बताओ कि एक ये डॉक्टर का जो है ना अप्रूवल और जो सैटिस्फैक्शन जो हमारे फील्ड में है ना, जिस दिन ये फील होता है वो आपको 1 साल तक चलाता है और वो अच्छी फिर एक बिल्कुल, नया केस आपको, वो तो वो एक वो चीज़ आपको एक सूदिंग और एक कॉन्फिडेंस देता है, ऑल कॉन्फिडेंस दोज़ देता है। स्लीपलेस नाइट्स, बिल्कुल, लंबी-लंबी कॉल्स, बिल्कुल, स्ट्रगल बिल्कुल, डेज़ वो आपको बिल्कुल, इट्स ऑल वर्दी बिल्कुल। राइट? इट्स वर्थ इट। वो कॉन्फिडेंस देता है आपको कि हाँ यार, मैं ठीक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। शेयर क्या इंग्रेडिएंट सबसे इम्पोर्टेंट है एक साइकियाट्रिस्ट के लिए जो हमारे यंग बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए जिसको भी साइकियाट्रिस्ट बनना है? कम्युनिकेशन स्किल्स सही है। नंबर 1, नंबर 2 पेशेंस। पेशेंस, टेम्परामेंट ये उसकी 2 कमी है चीज़ें खासी आजकल। बहुत ज़्यादा। वजह? क्योंकि लोग अब शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हैं। अच्छा। जो मैं अब देख रहा हूँ रेज़िडेंट्स को जो आ रहे हैं, अपकमिंग रेज़िडेंट्स हैं हमारे पास, शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हैं, ठीक है ना? शॉर्टकट्स ना ढूँढें, टाइम दें, पेशेंस को टाइम दें। इमीडिएट रिवॉर्ड भी चाहिए ना हर चीज़ का। बिल्कुल हर चीज़ बस फ़ौरन हो जाए, फ़ौरन नहीं हो सकती, फ़ौरन नहीं हो सकती। शेयर अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank इट you वाज अ very much. लवली कॉन्वर्जेशन। अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।